हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको राधा कृष्ण चमत्कार की एक घटना बताती हूँ। बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाली घटना है। इस घटना को सुनने के बाद सभी के मन से एक बार तो ये प्रार्थना जरूर निकलेगी कि हे ठाकुर जी, हे मेरी राधा प्यारी, हम पर भी ऐसी कृपा करो। ये वीडियो सभी प्रेमी जोड़ों को समर्पित है। प्रेम करते हो तो निभाओ भी, रिश्ता बनाना आसान है, निभाना मुश्किल। शिकायतें करना आसान है, पर मन की पीड़ा समझना मुश्किल। एक बार राधा जी ने भी कान्हा जी को कहा था ना, बनोगे राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मुझे। अब कथा बताती हूँ। ये कथा साल 2010 की है। फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में एक परिवार रहता था। पति पत्नी और उनके 4 बच्चे, 3 लड़के और 1 लड़की सुमन। ये सुमन जी का ही अनुभव है। परिवार में सबसे छोटी और बहुत चहेती। उनकी मम्मी कहती है कि बहुत मन्नतों के बाद सुमन जी का जन्म हुआ। उनके परिवार में 3 पीढ़ी के बाद किसी लड़की ने जन्म लिया था। मतलब उनके पापा की कोई बहन नहीं, उनके दादाजी की भी कोई बहन नहीं, उनके परदादा जी की भी कोई बहन नहीं थी। सबको लड़की का बहुत चाव था। वो कहते हैं ना, कान्हा जी बहुत किस्मत वालों को ही लड़की देते हैं। इसी के चलते सुमन जी बहुत लाडली थी, सबकी चहेती। उनका लालन पालन सबने पलकों पर बिठाकर किया था। उनके पापा, मम्मी, दादा दादी, चाचा, ताऊ सब उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते। पूरा परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। भजन कीर्तन सत्संग कुछ ना कुछ होता ही रहता था। आसपास रिश्तेदारों के घर भी इतने थे। सभी ब्रज के दीवाने। बिहारी जी और राधा रानी तो उनके पापा की प्राण थे। हर महीने पूरे परिवार के साथ वृंदावन और बरसाना जाना कंपलसरी था। उनकी याद में कोई ऐसा महीना नहीं था जब उनका जाना रुका हो। जब से सुमन जी ने होश संभाला था, तब से वो हमेशा ही वृंदावन और बरसाना गई हैं। और जब बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार मिलते हैं, वो भक्ति का माहौल अपने आसपास देखते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है। सुमन जी बिहारी जी को बहुत प्यार करती थी। बिहारी जी उनके भाई और राधा रानी उनकी भाभी। हर साल कुछ भी हो जाए, डाक से राखी भेजना नहीं भूलती। सुमन जी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। हर साल स्कूल में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होती। टॉप 5 में उनका नाम रहता। भाइयों के साथ खेलती, प्रेम से बड़ी हुई। उनके भाइयों और उनकी जब भी लड़ाई होती, गलती किसी की भी हो, डांट हमेशा भाइयों को ही पड़ती। इसलिए सब भाई सुमन जी को बड़ा खुश रखते, कहीं वो पापा से उनकी शिकायत ना कर दे। बचपन के दिन तो ऐसे ही होते हैं ना, जाने कब बुढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी तो हम गुड़िया से खेल रहे थे और अभी ये क्या हुआ, हम जवान भी हो गए। सुमन जी की जिंदगी में भी जाने वो कब समय आ गया जब उनकी शादी पक्की हो गई। उनके परिवार वालों ने एक बहुत ही सुंदर समझदार सीए लड़का, जिसका नाम पीयूष था, उनके लिए चुना। पीयूष जी दिल्ली में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। पीयूष जी के माता पिता सब फरीदाबाद में ही रहते हैं और वो दिल्ली में अपना घर लेकर वहां रहते हैं। जोड़ी ऐसी जैसे राम सीता की। सभी ने बड़े खुश होकर सुमन जी को विदाई की। उनकी शादी का इंतजाम ऐसा था जिसे फरीदाबाद में आज भी याद किया जाता है। सब बहुत ही बढ़िया से हुआ। सुमन जी शादी करके अपनी गृहस्थी बसाने पीयूष जी के घर आ गई। शादी के शुरुआती दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। घर आकर रीति रिवाज रस्म आदि हुए। फिर वो दोनों कश्मीर हनीमून के लिए चले गए। 6 दिन के ट्रिप के बाद वापस आए। सब बहुत बढ़िया था, जैसे कोई सपना। फिर पीयूष जी सुमन जी को लेकर दिल्ली अपने घर वापस आ गए। पर अब यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। दिल्ली आकर जब सुमन जी ने घर संभाला, किचन संभाली, तो पीयूष जी को पता चला कि सुमन जी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। सुमन जी ने कोशिश करके YouTube आदि में देख देख कर खाना बनाया भी, पर खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं। वो पूरी कोशिश करती बनाने की, पर हर चीज बहुत ही बेस्वाद बनती। कहाँ पीयूष जी जो खाने के दीवाने थे, और कहाँ उनकी बीवी जिसको खाना बनाना ही नहीं आता।
पीयूष जी सुमन जी का बहुत ख्याल रखते थे। घर में साफ सफाई, बर्तन, कपड़ों के लिए काम वाली थी, पर खाना बनाने की जिम्मेदारी तो बीवी की ही होती है। फरीदाबाद बहुत ज्यादा मॉडर्न जगह तो है नहीं, खाना बनाना तो हर लड़की जानती है। यही सोचकर इस विषय पर पीयूष जी ने कभी सुमन जी से बात भी नहीं की थी। ससुराल में भी नई बहू है सोचकर सास ही सारा खाना बनाती थी, पर अब यहाँ क्या करा जाए। अब उनकी जिंदगी से सब सुंदर रोमांटिक ख्वाब जैसे पल गायब से हो गए थे। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब दोनों की लड़ाई नहीं होती। पीयूष जी बहुत परेशान रहते और सुमन जी से कभी भी ढंग से बात भी नहीं करते। पति पत्नी वाला संबंध तो जैसे खत्म ही हो गया था। सुमन जी अपनी मम्मी के पास रहने फरीदाबाद गई, वहां उनसे खाना बनाना भी सीखा। फिर भी पता नहीं क्यों सुमन जी खाना बना ही नहीं पाती, जो भी बनाती वो बड़ा ही बेस्वाद होता। सुमन जी शादी के बाद ऐसे झमेलों में फंसी कि कभी बिहारी जी भी नहीं जा सकी। उनके पति भगवान को नहीं मानते थे, वो तो कहते थे कि ये सब ढकोसले पंडितों ने पैसा कमाने के लिए बनाए हैं। पर सुमन जी की आस्था तो पक्की थी भगवान पर। वो अपने पिता के साथ बिहारी जी दर्शन करने गए। वृंदावन तो सब ठीक रहा, पर बरसाना जब वो श्री जी के महल पहुंची तो जाने उन्हें क्या हुआ। वो वहां पहुंचकर बहुत जोर जोर से रोने लगी, और इतनी जोर जोर से कि मंदिर में खड़े सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। पर उस समय सुमन जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मंदिर में अकेली और राधा साड़ी उनके सामने बैठी हैं। उस दिन वो खूब रोई और खूब ही रोई। उनकी माँ पिताजी ने भी उन्हें चुप नहीं कराया। सबको ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी अपनी माँ से मिलकर रोती है, वैसे ही सुमन जी राधा रानी से मिलकर रो रही हैं। उस दिन वहां मंदिर में वो बहुत ही ज्यादा देर तक यूं ही जड़ अवस्था में राधा रानी के सामने खड़ी रही। फिर सब घर आ गए। शादी को भी 2 ही महीने हुए थे। पीयूष जी उन्हें वापस लेने आना नहीं चाहते थे, पर समाज और घर वालों की जबरदस्ती से वो सुमन जी को घर लेने आ गए। उनके घर पर पीयूष ने कुछ खाना पीना नहीं लिया, बस आए और सुमन जी को लेकर वहीं से सीधा दिल्ली के लिए निकल गए। पता नहीं किस चीज का गुस्सा पीयूष जी को था। सुमन जी ने दरियागंज से कुकिंग क्लासेस भी ली, पर कोई फायदा नहीं। देखकर समझकर वो बनाती सब चीजें थी, पर कुछ भी कभी भी स्वाद नहीं बनता, बस खा लो वाली बात होती थी। अब घर में ज्यादातर तो मैगी और सैंडविच ही बनते, पर वो भी कब तक खाया जाए। होटल से लाकर भी कितना खाओगे, घर का खाना तो आखिर घर का ही होता है। नौबत यहाँ तक आ गई कि पीयूष जी के मन में तलाक का विचार आने लगा। कई लोगों को लगेगा कि ये भी क्या लड़ाई की वजह है, पर वो कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और यही शायद पीयूष जी के केस में 100% बात थी। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, जो मिल जाए वो बढ़िया, पर कुछ लोग सिर्फ इसलिए जीते हैं ताकि बढ़िया खा सके, और पीयूष उनमें से ही एक थे। उन्होंने एक तरह से शादी भी इसलिए की थी कि बीवी आएगी, मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी। सुमन जी हमेशा परेशान रहती, करे तो करे क्या। ऐसा नहीं वो कोशिश नहीं कर रही थी, बट फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। अपने घर में तो पढ़ाई और प्यार के चलते मम्मी भाई भाभी सब काम कर लेते थे, पर अब जब वो ऐसे घर में थी जहां उन्हें खुद ही सब संभालना था, तो वो क्या करे। वो बहुत परेशान रहती, अपनी राधा प्यारी को हमेशा याद करती रहती। एक दिन की बात है, भारी बारिश हो रही थी। पीयूष जी ऑफिस से घर वापस आ रहे थे। ग्रेटर कैलाश में पीयूष जी का ऑफिस था और वो मुद्रिका में रहते थे। एक जगह रास्ते में पीयूष जी की गाड़ी रुक गई। गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो बहुत परेशान कि क्या करे। बारिश तूफान बहुत ही तेज था। पिछले काफी देर से बारिश हो रही थी और बारिश रुकने के कुछ आसार नहीं दिख रहे थे। वो काफी देर गाड़ी में ही बैठे रहे। फिर वो गाड़ी से उतरे और डिक्की में से एक्स्ट्रा टायर निकाला। अब जैसे वो आगे की तरफ आ रहे थे बदलने के लिए, और बारिश की बौछारें बहुत ही तेज थी, बड़ी उनको मुश्किल हो रही थी, वो कुछ ढंग से देख भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कुछ दूर पेड़ के नीचे एक लड़का लड़की खड़े हैं। पीयूष जी को बड़ा आश्चर्य से लगा, क्योंकि वो बहुत देर से गाड़ी में बैठे आसपास देख रहे थे, पर उस समय तो उन्हें वो वहां कुछ नहीं दिखा। लड़का अपने आप चलता हुआ पीयूष जी के पास आया और टायर बदलने में उनकी मदद की। वो लड़का बहुत ही सुंदर, शालीन और अच्छे घर का लग रहा था। उस लड़के की मदद से टायर बहुत ही जल्दी बदला गया। पीयूष जी ने उस लड़के से उसके बारे में पूछा तो
तो वो बोला, मेरा नाम माधव है, हम मथुरा के रहने वाले हैं, दिल्ली किसी काम से आए थे। पेड़ के नीचे मेरी बीवी खड़ी है, कल शाम की वापसी की हमारी टिकट है, हम रात को रुकने के लिए कोई होटल ढूंढ रहे हैं। पता नहीं पीयूष जी को उस समय क्या हुआ, वो अचानक बोले, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, यही पास ही है मेरा घर। माधव ने एक दो बार मना किया, फिर हालात देखते हुए मान गए। अब तीनों गाड़ी में बैठकर पीयूष जी के घर आ गए। घर पहुंचकर पीयूष जी ने सुमन जी को बताया कि वो कैसे रास्ते में फंस गए थे और माधव जी ने उनकी मदद की। माधव जी की पत्नी राधिका बहुत ही सुंदर थी, आवाज बहुत मीठी, जैसे चूड़ी की खनक। सुमन जी ने उन्हें कपड़े दिए बदलने के लिए। फिर सुमन जी खाने की तैयारी में लग गई। पीयूष जी बोले, होटल से खाना मंगवा लेते हैं, बेचारे इन्हें क्यों सजा दे। माधव जी ने सुना, वो बात समझे नहीं, फिर भी बोले कि नहीं, बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है, घर पर ही खाएंगे। माधव की ये बात सुनकर पीयूष भी चुप हो गए और सुमन भी। राधिका जी कपड़े बदल कर आई और सुमन जी को बोली, चलो मैं किचन में आपकी मदद करती हूँ। अब माधव और पीयूष हॉल में बैठे टीवी देखने लगे और सुमन और राधिका किचन में खाना बनाने लगी। बहुत ही जल्दी दोनों ने खाना तैयार करके टेबल पे लगा दिया। सुमन जी ने पीयूष को आवाज लगाई। पीयूष जी बड़े बेमन से खाना खाने आए तो क्या देखा, टेबल पर दाल, दो सब्जी, रोटी, चावल सब बने रखे हैं और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। वो खाना खाने बैठे तो क्या खाना था। पीयूष जी तो हर बाइट पर वाह 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 करने लग गए। पीयूष ने पूछा, ये खाना किसने बनाया है? तो सुमन जी बोली, मैंने और राधिका जी ने मिलकर बनाया है। आज कितने दिनों बाद पीयूष खुश थे, उनके चेहरे के हाव भाव ही अलग रहे थे, वो जैसे चहक रहे हो। खाना खाने के बाद सुमन जी हलवा लाई, बस वो खाते ही पीयूष जी तो वाह वाह करते ही रह गए। सूजी का हलवा ऐसा लग रहा था जैसे मूंग की दाल का हलवा खा रहे हो। अब तो जैसे घर का माहौल ही बदल गया। सब बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बातें करके सोने की तैयारी की। एक कमरे में सुमन जी ने माधव और राधिका जी के लिए सोने का इंतजाम कर दिया। रात को पीने के लिए पानी, चादर वगैरह सब उनके जरूरत की चीजें रख दी। अब वो सोने अपने कमरे में आ गई। आज इतने समय बाद पीयूष ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें प्यार किया, वरना रोज तो रात लड़ने में ही चली जाती थी। समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। सुबह सुमन जी बड़े खुश मन से उठी। किचन में देखा तो राधिका जी चाय बना रही थी। सुमन जी उनके पास आई और दोनों बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन की सहेलियां मिल रही हो, बातें कर रही हो। उधर पीयूष और माधव जी भी बड़े घुल मिलकर बातें कर रहे थे। राधिका ने सुमन जी को बोला, सुबह बिना नहाए किचन में काम मत किया करो, सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा करो, फिर किचन में काम करो। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती है और घर में बरकत बढ़ती है। सुमन ने ये बातें गांठ बांध ली। वो तभी नहाने के लिए चली गई। नहाकर आई, पूजा की और फिर राधिका जी और सुमन दोनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। वाह, आज तो नाश्ता भी बड़ा ही गजब था। पीयूष जी बोले, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, छुट्टी ले लेता हूँ, कहीं घूमने चलेंगे। माधव जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, उनकी ट्रेन है। पर फिर भी पीयूष ने छुट्टी ले ही ली। चारों बैठकर बातें कर रहे थे। पीयूष और सुमन दोनों को लग रहा था जैसे जिंदगी ही बदल गई हो। अंदर से दोनों को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। इतनी खुशी दोनों ने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। सब बहुत बढ़िया था। अब थी लंच की बात। सुमन और राधिका ने मिलकर बढ़िया लंच तैयार किया। पीयूष को फिर सब बहुत ही स्वाद लगा। वो कह रहा था, खाना खाकर पेट फट रहा है बट नीयत नहीं भर रही, मन नहीं भर रहा। लंच के बाद पीयूष और माधव हॉल में बैठे और राधिका जी और सुमन उनके बेडरूम में। राधिका सुमन को बहुत लाड कर रही थी, माँ की तरह बहुत सी बातें समझा रही थी, सहेली की तरह लड़ रही थी, बहन की तरह स्नेह भी कर रही थी। सुमन को लग रहा था कि राधिका हमेशा के लिए उनके पास रह जाए, कहीं ना जाए। उधर पीयूष को भी ऐसा ही एहसास हो रहा था माधव के साथ बातें करके। राधिका जी और माधव में दोनों में बहुत सादगी थी। दोनों कुछ अलग ही थे। वो आजकल जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। सब बहुत बढ़िया हुआ। शाम भी हो गई, दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। पीयूष जी ने बहुत कहा कि वो गाड़ी से उन्हें स्टेशन छोड़ आते हैं, पर माधव नहीं माने। माधव बोले वो नीचे से ऑटो ले लेंगे। प्रेम से पीयूष और सुमन ने उन्हें विदाई दी। उनके जाने के बाद दोनों बैठे और लग रहा था जैसे उनका कोई बहुत ही अपना, उनका करीबी उन्हें छोड़कर गया है। तभी सुमन जी को याद आया कि राधिका जी को जो उन्होंने गिफ्ट दिया था वो तो वो लेकर ही नहीं गई।
उन्होंने पीयूष को नीचे भेजा। पीयूष सोच रहे थे कि अभी तो वो लिफ्ट में ही होंगे, पर पीयूष ने देखा लिफ्ट तो खाली है। पीयूष जल्दी से नीचे आए, गार्ड को पूछा अभी एक हस्बैंड वाइफ यहाँ से गए हैं? वो बोला नहीं, मैंने तो किसी को जाते नहीं देखा। पीयूष भागकर सड़क पर आ गए। 3-4 ऑटो वाले खड़े थे। पीयूष ने सबको पूछा कि अभी कोई सवारी आई थी स्टेशन की? सभी बोले नहीं। पीयूष बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि वो कहाँ गए, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। खैर वापस ऊपर आ गए। सुमन को सब बताया तो वो भी बड़ी हैरान थी। चलो दोनों बैठ गए। थोड़ी देर बाद सुमन जी ने डिनर की तैयारी की। अब सुमन जी को डर था कि कल तो सब बहुत अच्छा रहा क्योंकि राधिका हर काम में उनकी मदद कर रही थी। सुमन ने डिनर बनाया, पर आज डिनर कल की तरह ही बहुत स्वाद बना। सुमन हैरान थी कि ये कैसे हो गया। सुमन के साथ पीयूष जी दोनों को ही ये लग रहा था कि खाना राधिका जी की वजह से स्वाद बन रहा है, पर ये क्या, आज तो सुमन जी ने भी स्वाद खाना बनाया। दोनों डिनर पर कुछ भी नहीं बोले, उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। पर उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। उनकी गृहस्थी में प्यार वापस आ गया। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा समझने लगे। कहीं ना कहीं दोनों को ये एहसास था कि उनकी जिंदगी का ये बदलाव माधव और राधिका की वजह से है। अब जिंदगी की गाड़ी वापस ट्रैक पे आ गई थी। दोनों के बीच प्यार बहुत बढ़ गया था। कुछ समय के बाद एक दिन सुमन ने पीयूष को बोला कि चलो इस संडे को मथुरा चलते हैं, राधिका और माधव से मिलकर आएंगे, उनकी बहुत याद आ रही है। पीयूष ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। बोले तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। अब उसी संडे को दोनों सुबह मथुरा के लिए निकल गए। माधव के दिए एड्रेस पर पहुंचे तो पता लगा वहां उस नाम का कोई नहीं रहता। बहुत ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। सुमन जी के कहने पर दोनों मथुरा से बरसाना चले गए। वहां राधा रानी के महल में पहुंचकर जब उन्होंने दर्शन किए तो दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे सामने राधा कृष्ण का शिव विग्रह नहीं, राधिका और माधव खड़े हैं। पीयूष जी का पूरा शरीर कांप रहा था, बिल्कुल ठंडे हो गए, पसीने पसीने। सुमन जी राधा कृष्ण को देखकर रोने लगी। अब सुमन जी समझ गई थी कि क्यों उन्हें राधिका का साथ इतना अच्छा लग रहा था, क्यों वो चाहती थी कि राधिका हमेशा के लिए उनके साथ रहे। कैसे सुमन जी के हाथ में अचानक इतना स्वाद आ गया। वो जो भी बनाए वो सब बहुत बढ़िया बन रहा है। उस दिन के बाद सुमन जी के साथ पीयूष जी भी राधा कृष्ण के दीवाने हो गए। हर महीने दोनों का बरसाना धाम आना, अपने राधा माधव से मिलना पक्का हो गया। आज 10 साल बाद उनकी गृहस्थी बहुत ही सुखी है। उनके 2 बच्चे भी हैं, पर आज भी जब वो इस बात को याद करती हैं तो बहुत रोती हैं। कैसे राधा प्यारी और कृष्ण सांवरे ने दोनों की गृहस्थी संभाल ली। हे मेरे राधा, हे मेरे माधव, हम सब भक्तों पर भी ऐसी ही कृपा करो। हमारे जीवन में भी प्रेम की ऐसी ही बारिश करो। बोलो श्री राधा माधव की जय, बोलो ऊंची अटारी वाली की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर ये कथा पसंद आई हो, दिल को छुई हो, आंखें नम हुई हो, दिल की धड़कनें बढ़ी हो और शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि सबका विश्वास हमारे राधा माधव पर और पक्का हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।